हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2024 से संबंधित सेशन। और ये आपका स्टार्ट हो चुका है और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपका रेगुलर क्लास चलता रहेगा। तो जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं और अभी भरने वाले हैं वो लोग तैयारी में अब जुट जाइए। आपको जीके जीएस का जो 40 प्रश्न पूछा जाता है वो आपको यहाँ से हर विषय का कवरेज कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी या फिर अस्थि नहीं होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो जो हड्डी स्थित नहीं होती है वो कौन सा, तो जानुका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अब आ गया है बात हड्डी का, तो और भी इससे संबंधित प्रश्न जानते हैं डिटेल में और इसी तरह आपको सारा क्वेश्चन का डिटेल दिया जाएगा। तो वही बात करें, जब नवजात शिशु के शरीर में हड्डी की संख्या पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तो हड्डी की संख्या की अगर बात कर लें, अस्थियों की संख्या की, तब हो जाएगा 300। और ये प्रश्न भी पूछ सकता है, पूछा जाता है। वही बात करें कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको पता है कि 206 होती है। तो ये दोनों तो ध्यान रखना ही है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है अस्थि का अध्ययन। और क्या प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तब क्या हो जाएगा, कान की हड्डी, जिसको क्या बोला जाता है, स्टेपीज। वही बड़ी हड्डी पूछेगा तो कि सबसे बड़ी हड्डी या अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी, तब क्या हो जाता है, जांघ का, जिसको क्या कहा जाता है, फीमर। और ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वहीं अगर पूछ ले आपसे कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थि में पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि अस्थि में जल कितना प्रतिशत होता है, तो अस्थि में जल होता है लगभग 20 से 22%। ये भी ध्यान रखना है। और मानव शरीर का सबसे मजबूत अस्थि कौन सा होता है, जब मजबूत कहेगा कि मजबूत में कौन हो जाएगा, तब कौन सा होता है, जबड़े की हड्डी। और क्या प्रश्न बन सकता है आपसे कि अस्थि का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो ध्यान रखना है कि संयोजी ऊतकों से होता है। किस ऊतक से होता है, तो संयोजिक ऊतकों से होता है। और अस्थि को आपस में जोड़ने का कार्य क्या होता है, तो लिगामेंट होता है। तो बताइए, अस्थि का इतना सारा प्रश्न बन गया एक ही प्रश्न में, तो और क्या पूछ सकता है। इसी तरह निचोड़ से पढ़ना है, एकदम आरआरबी एनटीपीसी आपको हर हाल में क्लियर करना है। आइए प्रश्न नंबर 2 पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पटना कलम 1 क्या है, यही आपसे पूछा गया है। इसमें आपके सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो पटना कलम जो है एक चित्रकला की शैली है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्या पूछ सकता है इसमें, तो पूछ दिया जाता है कि पटना कलम का विकास किस वंश के पतन का बाद हुआ था। तो लिख सकते हैं इसमें पॉइंट नोट डाउन करके कि इसका विकास, यानी कि पटना कलम का जो विकास हुआ था वो किसके बाद हुआ था, तो मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। मुगल वंश के पतन के बाद हुआ पटना कलम का विकास, ये चीज़ ध्यान रखना। वही आपसे पूछ दिया जाता है कि पटना कलम का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है, नाम पूछा जाता है। तो प्रथम चित्रकार माना जाता है सेवक राम को। किसे, तो सेवक राम।
और आपको यकीन मानिए सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया जाएगा फुल डिटेल के साथ। तो प्लीज़ जो भी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए जुड़ जाइए इस चैनल से। वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तभी आप लोग क्या कहता है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वही बात करें तो पटना कलम है जो किससे संबंधित है ये भी पूछ सकता है। तो पटना कलम है जो लघु चित्रण से संबंधित है। किस चित्रण से? तो लघु चित्रण से। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। वही बात करें तो पटना कलम दैनिक जीवन से संबंधित चित्रों की भी क्या है बहुलता है। तो ये सब लिखना नहीं है, जो लिखना रहेगा हम आपको लिख ही दे रहे हैं ताकि आप भी नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ कलाकार हो जाते हैं जैसे यमुना प्रसाद, महादेव प्रसाद, शिव दयाल, ये सब पटना कलम के ही क्या थे, महत्वपूर्ण कलाकार थे। फिर ईश्वरी प्रसाद भी, जो ईश्वरी वो सब तो थे ही। अंतिम कलाकार का अगर आपसे नाम पूछ दे कि पटना कलम का जो अंतिम कलाकार किसको माना जाता है, तो देखिए एक तो प्रथम जान गए और एक अंतिम का ध्यान रखिएगा। तो अंतिम कलाकार का नाम था ईश्वरी प्रसाद। कौन प्रसाद? तो ईश्वरी प्रसाद। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह का कलमकार किसे कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि एग्ज़ाम के पर्पस से कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये कहा गया है पीर मोहम्मद मुनीस को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें कि मुनीस जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाश, एक ऐसे करके लिख सकते हैं कि एक समाचार पत्र था क्या, प्रताप, नाम ध्यान रखिएगा, प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो प्रकाशित जो ये किया गया था प्रताप समाचार पत्र, उनका नाम पूछा जाता है तो गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और ये जो इसी समाचार पत्र के पीर मोहम्मद मुनीस जो थे क्या थे, तो संवाददाता थे, इसीलिए ये पॉइंट आपको बताया गया। तो ये भी ध्यान रह जाएगा कि प्रकाशित कौन किया था और संवाददाता कौन थे। और मुनीस ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण की दुर्दशा नामक लेख भी लिखा था। तो अगर आपसे पूछे कि चंपारण की दुर्दशा नाम का लेख किसने लिखा था, तब किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस जी ने ही लिखा था। और हाँ, इनका एक कथन है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो कि हम आपको पहले भी लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए। वही क्या कहा था इन्होंने, दुर्दशा का जो ये लेख लिखे थे उसमें इन्होंने कहा था कि दुखी आत्मा दुखी, दुखी हृदय जैसे दुखी, उसमें इन्होंने दुखी वर्ड, दुखी आत्मा और क्या, दुखी हृदय, ये तीनों वर्ड का क्या किया है, जिक्र किया है। दुर्दशा नाम का जो लेख है चंपारण का, दुर्दशा नाम का लेख उसी में, ठीक। तो ये भी आपसे कथन के रूप में पूछ दिया जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। देखिए एकदम इस तरह से पढ़िए कि आपका जो इससे पॉइंट बने वो क्लियर रहे। समझिए, एक तरह से एकदम पोस्टमार्टम कर देना है एक प्रश्न का। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात कर ले कि स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य है और भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता होगा।
वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य की संख्या पूछ ली जाती है। सदस्य की संख्या तो वो क्या कितनी है, तो 194, और इसमें हमारा भारत भी शामिल है। ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना। उसी तरह से कुछ और मुख्यालय हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व पर्यटन संगठन, तो इसका जो मुख्यालय है आपका स्पेन के मैड्रिड में है। कहाँ है? स्पेन के मैड्रिड में, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। उसी तरह से पूछ लिया जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तब कहाँ हो जाएगा? जिनेवा। और ये कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में ही क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय है। तो ये सब पॉइंट को नोट डाउन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब बढ़ जाते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, यही पूछा गया और काफ़ी बार ये रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें जयदेव जो गीत गोविंद में किस चीज़ का चित्रण किए हैं, यानी कि इस पुस्तक में किस चीज़ का चित्रण किया गया है, ये भी तो पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है कि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का चित्रण है, प्रेम। और एनटीपीसी का क्वेश्चन भी आपको PYQ करवाया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि इस सेशन में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो आप लोग सारा क्लास रेगुलर किया कीजिए। और एनटीपीसी के लिए तो अभी क्लास शुरू से आप लोगों के लिए स्टार्ट किया ही गया है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए। वही बात करें, पूछ देगा कि जयदेव जो थे किसके दरबार में रहते थे। तो जो जयदेव थे ये किस वंश के दरबार में थे, तो सेन वंश के। हो सकता है ये भी पूछ दे। तो सेन वंश का शासक जो उस टाइम था लक्ष्मण सेन, उसी के दरबार में रहते थे कौन? जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। और लक्ष्मण सेन जो था वंश का अंतिम शासक था। इस सेन वंश का क्या था? अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन, और इसी के शासन में गीत गोविंद जयदेव थे। ठीक, तो बस इसमें ये ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 की ओर। आपको बता रहे हैं सारे विषय का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो देख लेते हैं क्या है। ये देखिए आपका इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ चुका है। तो बात आई है जब भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार, तो ये 1 हेक्टेयर से कम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं कृषि जनगणना ये 2010 कृषि जनगणना 2010 से 11 के बीच की बात है कि जो ये यहाँ ऑप्शन में बता देते हैं, जो कृषि जनगणना 2010 से 11 के अनुसार कि कौन सा जोत में कितना जोत का आकार है। तो जो 1 हेक्टेयर से कम है वो किसका हो गया? भारत में सीमांत कृषि का। ठीक, उसी तरह से पूछ लिया जाता है कि 1 हेक्टेयर से 1 से लेके 2 हेक्टेयर के बीच, सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं, तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है जो कौन सा है? तो छोटी जोत, या फिर इसको लघु जोत भी कह सकते हैं। और ये सब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उसी तरह अगर आपसे पूछते कि 2 से 4 हेक्टेयर किसके बीच, मतलब किस जोत का है, तो 2 से 4 है अर्ध मध्यम जोत का, अर्ध मध्यम जोत का। ठीक, उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि 4 से 10 हेक्टेयर, तब क्या हो जाएगा? लेकिन ये ध्यान देना है कि कृषि जनगणना 2010 के 11 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जब 4 से 10 हेक्टेयर हो जाएगा तब मध्यम जोत हो जाएगा। देखिए एक अर्ध मध्यम जोत है और एक मध्यम जोत है, इसीलिए बोलते हैं नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी। वहीं आपसे अगर पूछ दे बड़ी जोत, तब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक,
तो ये सारा को ध्यान में रखना और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पे। बिहार का शोक है। तो ये प्रश्न तो बीपीएससी का भी फेवरेट प्रश्न है और हर एग्ज़ाम में आपको दिखेगा। हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन पूछा जाता है। तो जो बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक है जो कहा जाता है कोसी नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वही कोसी नदी है जो तिब्बत से निकलती है और यह नदी चीन, नेपाल और भारत में भी बहती है। गंगा के बाईं किनारे की सहायक नदी भी बनाती है और यह नदी बिहार में बाढ़ का क्या है कारण भी बनती है और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली भी नदी इसको कहा जाता है। तो ये सब आपको बताया भी गया, आप लोग को जानकारी भी होगी। तो कुछ ऐसे प्रश्न पे लिखेंगे नहीं, बस सुन के भी काम चलाएंगे। और कोसी नदी अभी बिहार में चर्चा में है। क्योंकि इसका तांडव आ चुका है, बाढ़ से हाहाकार, मतलब बिहार में गंगा और कोसी का क्या है बढ़ता जलस्तर से बाढ़ का कहर है। ये न्यूज अभी चल रहा है 30 सितंबर लास्ट में, तो आप लोग पता ही होगा। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा होगा कैमा नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न। तो देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है कहीं भी? तो ये किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 34 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, जैसे मार्शल लॉ नाम सुने, मार्शल लॉ को क्या किया जाता है? असाधारण परिस्थिति जैसे युद्ध हो गया, अशांति हो गया, दंगा हो गया, तो ये सब उल्लंघन आदि में कौन सा लॉ लागू किया जाता है? मार्शल लॉ। तो जैसे में कि मार्शल लॉ में क्या बताएं, युद्ध हो गया, अशांति हो गया, दंगा हो गया, ये सब को लागू किया जाता है। और ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 34। तो इसको, जबकि मार्शल लॉ जो है इसका भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं किया गया है, लेकिन इसका अर्थ ही होता है सैन्य शासन। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान जरूर रखना है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 9वां नंबर। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये आपका है कहाँ? नोकरेक वाला मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर स्थित है। अगर आपसे पूछते कि किस रेंज पर स्थित है, तो तुरा रेंज पर। ये ध्यान आपको रखना है कि तुरा रेंज पर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक, जो कि मेघालय पठार का हिस्सा ही है। वहीं बात करें, नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो नोकरेक क्या है? गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। आप ही लोग के लिए हम लिखते हैं, समझाने बोल के भी निकल सकते हैं, लेकिन सोचते हैं आप लोग अपना नोट तैयार कीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और अभी से ही एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए। इसलिए बोल रहे हैं नोट डाउन जरूर करिएगा। वहीं मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया जरूर ध्यान रखिएगा जनजाति, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया, ये नाम ध्यान आपको रख लेना है। और उसी तरह कुछ और रिजर्व क्या बोलता है, बायोस्फीयर रिजर्व है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का एक क्या ध्यान रख सकते हैं, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कौन सा, देहांग देवांग, देहांग देवांग, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के सामने ही लिख देते हैं कि देहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम का ध्यान रख सकते हैं कौन सा, तो खांग, जो पूछा जाता है काफ़ी बार, खांग चेनद जोंगा, देखिए कैसा नाम है और पूछा जाता है, खांग चेनद जोंगा है जो सिक्किम में है। ठीक,
तो ये सब को पॉइंट में नोट डाउन करते भी चलना है। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 10 पे, और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्लास कैसा लगा आप लोग को, ये सेशन कराना आप लोग को फ़ायदेमंद है या नहीं, तो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था कौन? इल्तुतमिश, तो उसी ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे संस्थापक यानी कि वास्तविक नहीं, तब कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? लाहौर से लेके दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था। तो ये भी तो पूछ सकता है कि कहाँ से किया था दिल्ली, तो लाहौर से किया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बताएं कि इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक तुर्कान-ए-चिहलगानी दल बनाया था। कौन दल बनाया था? जिसको चारगान फोर्टी सरदार का भी कहा जाता था। चारगान फोर्टी, जिसको तुर्कान-ए-चिहलगानी भी कहा जाता है। तुर्कान-ए-चिहलगानी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जिसमें मतलब होता क्या था कि शासन में सहायता देने के लिए इसने 40 गुलाम सरदारों का क्या बनाया था? एक दल बनाया था। ठीक, चलिए अब आते हैं आज के 11 नंबर प्रश्न की ओर। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, और इसको करिए स्टार मार्क। तो ऐसा जो होता है वो कौन सा समीर होता है? ये स्थलीय समीर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों का बस आंसर क्वेश्चन ध्यान देना है कि आ जाए, तो आपको मतलब गलत नहीं करना है। वही स्थलीय समीर और जलीय समीर चलने का सबसे बड़ा कारण है कि ज़मीन और समुद्र का अलग अलग तापमान होना। तो अगर ये सिर्फ लिख सकते हैं कि ज़मीन और समुद्र का अलग अलग तापमान होना ही क्या है? इस समीर चलने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, अब बात करें, ऐसे तो परिभाषा स्थलीय समीर जान ही गए कि क्या हो गया। वहीं इसके जो स्थानीय समीर है, यहाँ देखिए स्थानीय समीर नहीं दिया अच्छा ऑप्शन में, तो छोड़िए उसको। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि है हमारा 12वां नंबर प्रश्न। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो चमगादड़ से किसके कारण होता है? इबोला के कारण। इबोला बीमारी किसके कारण होती है? तो चमगादड़ के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछे कि इबोला वायरस जो है ये किसके नाम पे रखा गया है, तो इबोला वायरस नाम रखा गया है इबोला नदी के नाम पर। ठीक, ये भी पूछा जाता है। इस रोग का जो पहचान है सबसे पहले कब किया गया था? 1976 में। ये भी ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, मतलब जो इस रोग का शिकार हो जाएगा उसको टाइफाइड, कॉलरा, बुखार, मांसपेशी में दर्द हो सकता है। यही इबोला वायरस के कारण ही होता है। ठीक, तो ये क्या करना है? ध्यान में रखना है। वहीं बात कर ले, आपसे पूछ लिया जाता है कि डेंगू जुआर का कारण कौन सा वायरस है? तो ध्यान रखिएगा, अरबो वायरस। कौन वायरस? तो अरबो वायरस। ठीक, और डेंगू ज्वार को किस नाम से और भी जाना जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। चूँकि जिसको डेंगू हो जाता है उसी को समझ में आता है, बहुत बेकार बीमारी है ये सब, तो स्वस्थ रहना है सबसे पहले। तो वहीं हर्पिस रोग एक पूछा जाता है कि किसको प्रभावित करता है?
तो हर्पिस रोग है जो त्वचा को प्रभावित करता है और ये हर्पिस विषाणु के कारण होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ एक और ध्यान रख सकते हैं, जीका वायरस जो कि ऑप्शन में है। तो ये जीका वायरस जो है ना, गर्भवती महिला पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, जीका वायरस का। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 13 की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो पटना युवा संघ का स्थापना वर्ष पूछा गया जो कि 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं 1929 तक इसका शाखा बिहार का अनेक जगह में स्थापित हो चुका था। पूछेगा किसके नेतृत्व में हुआ था इसका स्थापना, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाम क्या था उनका? मनींद्र नारायण। कौन नारायण? तो मनींद्र नारायण। यकीन मानिए आप लोग को हम बहुत डिटेल दे रहे हैं और जो आपको डिटेल दिया जाता है वो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे सेशन को बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए और आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए और आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे क्लास करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। वहीं बात करें, अगर ये तो पटना युवा संघ की स्थापना का डेट पूछा तब 1927 हो गया, लेकिन 1928 में क्या हुआ था? बिहार युवा संघ का स्थापना। बिहार युवा संघ का स्थापना जो हुआ था 1928 में हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में? प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में। प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में हुआ था। चलिए बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर जो कि है हमारा 14 नंबर प्रश्न। आपको सभी विषय का प्रश्न शामिल किया गया है। लोकहित मुकदमा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यायिक सक्रियतावाद से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं बात करें लोकहित मुकदमा या जिसको जनहित मुकदमा कहा जाता है, ये मौलिक अधिकार के संरक्षण से भी संबंधित है। किसके संरक्षण से? तो मौलिक अधिकार के संरक्षण से भी संबंधित है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और इस याचिका को, लोकहित याचिका को सर्वप्रथम अमेरिका का न्यायिक प्रक्रिया का अंग बना था और इसके माध्यम से ही न्यायालय क्या करता है? लोक कल्याण के लिए सरकार को आदेश देता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। ऐसे इसको बस ये ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है। बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। भारत में वायु स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है, देखिए 2024 का ही करेंट अफेयर है और वो भी वायु स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार। तो ये मिल गया है सूरत को, गुजरात का शहर सूरत को। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। वहीं जो इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ये मध्य प्रदेश का जबलपुर को हुआ है और तीसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है वो यूपी का आगरा को प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों को ध्यान में रखना है। और आपको करेंट अफेयर टॉप 50 हर मंथ मिल जाता है, हर मंथ का आपको डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है। तो आप लोग सारा रेगुलर सेशन अटेंड किया कीजिए और टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है। तो सारा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आइए 16 नंबर प्रश्न पे। जीके जीएस के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो केसिन जो है ये दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही पूछे कि दूध में कौन सा अम्ल होगा, तब क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ये भी ध्यान में रखना है। वहीं आते हैं जो कुछ पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तो दूध में पूछा था, जब गेहूं पूछेगा तो याद रखिएगा ग्लाइडिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? तो ग्लाइडिन
प्रोटीन। ठीक, वहीं जो है और क्या जान सकते हैं, पूछ लिया जाता है मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो मक्का में पाया जाता है जीन प्रोटीन। जीन प्रोटीन, चूँकि प्रोटीन से ही संबंधित प्रश्न है। वहीं और पूछ लिया जाता है किसका, कि दाल में कौन सा, चूँकि आपको पता है दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, तो दाल में पाया जाता है प्रीलेमेंस प्रोटीन। प्रीलेमेंस प्रोटीन यानी जो दाल खाते हैं हम लोग तो उसमें प्रीलेमेंस प्रोटीन होता है। चलिए अब बाकी तो आपको पता है गाजर का रंग लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 17। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है, यानी सीधा सीधी आपसे वर्तमान का पूछ रहा है कि कितना है, तो ये है कितना, 25। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और 25वां उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 2019 में आंध्र प्रदेश का अमरावती में हुआ था। तो ये भी ध्यान में आपको रख लेना है कि संख्या तो ध्यान रखना ही है, लेकिन 25वां उच्च न्यायालय कौन सा, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती में, जो कि 2019 में इसका स्थापना हुआ था। वही उच्च न्यायालय का जो स्थापना है ये किस अनुच्छेद के आधार पर है, तो अनुच्छेद 214 के आधार पे है। ठीक, ये ध्यान रखना है। बाकी रहा बात जो सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता या बॉम्बे या मद्रास में क्या हुआ था, एक एक उच्च न्यायालय का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे और किसका, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। ये वर्ष ध्यान में रख लेना है। बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर, किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, तो ये किया गया था नरसिम्हन समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये पूछा जाएगा, हो सकता है इस तरह से कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग क्षेत्र से है। ठीक, प्रथम नरसिम्हन समिति कब गठित की गई थी, ईस्वी ध्यान रखना है 1991, जिसमें कि 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर और ग्राम स्तर पर, यही चारों स्तर पर सुझाव दिया गया था। और कुछ क्या कहता है, जो 1998 वाला द्वितीय वाला कब आया था नरसिम्हन समिति, 1998 में। तो पहला और दूसरा दोनों का ध्यान रखना है। और मल्होत्रा समिति जो कि 1993 में, और इसका भी संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से ही। ठीक, लेकिन ये 1993 की बात है, जो सबसे पहले आया था नरसिम्हन समिति, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलैया समिति का गठन है जो 1991 में हुआ था, चलैया समिति का गठन। और कर ढांचा में सुधार के लिए हुआ था, टैक्स में कर ढांचा में सुधार के लिए चलैया समिति। और ये सब इम्पोर्टेंट समितियों में से एक है, ये प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ जाते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है, आपसे पूछा गया है। कॉपर यानी कि तांबा, जल, ऑक्सीजन, हीलियम। तो आपको पता है कि जल जो है तत्व नहीं है, तो जब तत्व नहीं है तो क्या है भाई, तो जल है जो क्या है, यौगिक है। ठीक, जल का अणुसूत्र क्या है, यहीं पर लिख देते हैं। जल का अणुसूत्र की अगर बात कर ले तो, और प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, H2O। ठीक, वहीं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो भार के अनुपात में 1:8 होता है, और आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। तो अगर आपसे इस तरह से पूछे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह से लिख देते हैं आपको, ताकि नोट डाउन आसान हो आपको करना, कि भार के अनुपात में
कितना होता है 1:8। लेकिन यही आयतन जब रहेगा तो आयतन के अनुपात में क्या हो जाएगा 2:1। तो ये भी ध्यान में रखना है। और जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है, pH मान की अगर बात करें तो 7 होता है। और ये इसीलिए क्या होता है, उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन होता है। और शुद्ध जल होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। कुछ पॉइंट सुन के भी नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। अब वर्षा जल जो होता है सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, लेकिन जो शुद्ध जल विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। उसी तरह जल 2 प्रकार का भी होता है, कठोर जल और मृदु जल। तो ये सब डिटेल में करते चलना है आपको। आ जाइए 20 नंबर प्रश्न पे। कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल अभी चर्चा में है तो इसका मुद्रा ध्यान रखना है। तो जो मुद्रा है क्या हो जाएगा, शेकेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ दे कि इजराइल की राजधानी क्या है, तो राजधानी है यरूशलेम। कौन सलम, सनम नहीं जी, सलम। तो यरूशलेम। वही बात करें इजराइल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है उसमें से कौन है, तो फुटबॉल है और बास्केटबॉल है। तो लोकप्रिय खेल भी पूछ दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना है। ठीक, बाकी जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जो इसको ध्यान में रख सकते हैं, जैसे भूटान का मुद्रा पूछ लिया जाता है, काफ़ी रिपीटेड है। तो न्यूगल ट्रम है भूटान की मुद्रा। और एक पूछा जाता है किसका, संयुक्त अरब अमीरात का, जिसको UAE भी बोलते हैं, तो दिरहम। तो ये सब क्या करना है, ध्यान रख लेना है। आ जाइए 21 नंबर की ओर। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का संकेत है? तो इसका बस आंसर ध्यान रखिए कि जब समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी, तो कौन, यही हो जाएगा सुनामी चेतावनी का संकेत। आ जाइए 22 नंबर पे। जहाँ डिटेल नहीं देते हैं समझिए, वहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चल सकता है। मिलान करने का आ गया है, वो भी क्या, भक्ति काल का संत और उसका व्यवसाय बताना है। तो पहला है नामदेव। तो इनका जो व्यवसाय था ये दर्जी थे। तो दर्जी थे, तो दर्जी कहाँ है, 3 नंबर में। फिर जो कबीर थे इनका व्यवसाय था जुलाहा। तो इनका तो सामना सामनी ही हो गया, 2 नंबर। रविदास थे जो मोची थे, तो अब ये था वो 4 नंबर। सेन थे जो क्या थे, नाई थे। सेना लिखा गया है, सेन कर लीजिएगा। तो सेन थे जो ये नाई थे। तो मिलान हो गया, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ठीक, आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा। आ जाइए 23 नंबर प्रश्न पे। वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है? तो कितने महीने के अंदर, ये 2 महीने के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। वहीं बात करें तो वित्तीय आपातकाल है जो कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, वित्तीय आपातकाल, तो ये लिया गया है अमेरिका से। ये भी पूछ सकता है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल क्या हुआ है, लागू नहीं हुआ है एक भी बार, ये ध्यान रखना है। और ये किस अनुच्छेद के तहत आ जाता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक, वहीं अनुच्छेद 356 में क्या आ जाता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। और क्या अनुच्छेद पूछ लिया जाता है 352, जो कि आपात की उद्घोषणा से ही संबंधित है। तो ये तीनों आपात से ही संबंधित था, इसलिए यहाँ पे आपको बता दिया गया। अब आ जाइए 24 नंबर पर। लेकिन हाँ, अब आप लोग के लिए एक काम है जो कि रेगुलर चलता आ रहा है। तो इसके पहले जो सेशन में आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब भी बताया जाएगा आपको कि आपने सही दिया या गलत। और आज के लिए आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका
जवाब देना है। जो लोग भी क्लास देखते हैं प्लीज़ जवाब दिया कीजिए, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के पर्पज़ से। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कैलाश, और ये सब आपको हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। निर्माण किसने कराया था, ये जवाब देना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना वर्ष बताना है आपको, ठीक, कि कब इसका स्थापना हुआ था। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, चुंबकीय तीव्रता। डेली आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है, आपका ये ड्यूटी है। क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना तो आपका काम है पढ़ना। और इसके पहले जो आपसे 3 प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है? सासाराम में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में। तो देख लीजिएगा किनका किनका सही है। अब बढ़ जाते हैं आज के 24 नंबर प्रश्न की ओर। आइए 24 नंबर प्रश्न पे देखते हैं हमारा 24 नंबर क्या है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? वही रेबीज जो किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से। और ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये इसलिए मनाया जाता है कि रेबीज के खिलाफ जागरूकता फैले और ख़तरनाक बीमारी से निपटने का उपाय जाने इस जागरूकता से। तो बस ये ध्यान रखना है। अब आ जाइए आज के 25 नंबर प्रश्न पर, जो कि होगा हमारा अंतिम प्रश्न। इनमें से कौन गर्म रक्त प्राणी है? मछली, मगरमच्छ, मेढक या कबूतर? तो कबूतर है जो गर्म रक्त प्राणी है। और ये किस वर्ग में आता है कबूतर? तो पक्षी वर्ग में आता है, ठीक। और पक्षी वर्ग का जो प्राणी होते हैं वो कैसे जंतु होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो नियत तापी जंतु होते हैं। तो जो भी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं रेगुलर सेशन में शामिल हो जाइए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वहीं जो पक्षी वर्ग का प्राणी का शरीर है वो किससे ढका रहता है? तो शरीर है जो पंखों से ढका रहता है, इसके फीदर्स से ढका हुआ रहता है। और इस वर्ग के मादा में अंडवाहिनी ज़्यादा विकसित होता है। कौन ज़्यादा विकसित होता है? तो अंडवाहिनी। किसी तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो हर तरह से ध्यान में रख लेना है। और इसका हृदय में भी 4 चैम्बर होता है, 4 कक्ष होता है, ठीक, ये भी ध्यान में रखना है। और आपको पता है सरीसृप वर्ग का प्राणी होता है जो अनियत तापी होता है, और उसका अंतःकंकाल है जो अस्थि का बना होता है। उभयचर प्राणी भी जो होता है अनियत तापी होता है। स्तनधारी होता है जो उच्च तापी और नियत तापी होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। बताइएगा कि 25 क्वेश्चन का फुल इतना सारा डिटेल के साथ सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।